हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन का पार्ट 4। पार्ट 1, 2 एंड 3 मैं अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप मेरी वो पिछली 3 वीडियोस देख लीजिए और फिर आप ये पार्ट 4 समझिए, जिससे कि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो पाएगी। आपको पता चलेगा कि कौन सा पर्सन जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है और क्या लायबिलिटी है। उसके बाद ही हम बढ़ते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो आज हम करेंगे प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी के जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? पैन नंबर, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन पार्ट फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 ऑन द कॉमन पोर्टल। तो जीएसटी का पोर्टल क्या है? www.gst.gov.in। तो इस पोर्टल पे आप जीएसटी के अंडर रजिस्टर करवा सकते हैं। तो देखिए, जब आपको ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, तो जब पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन हो जाएगी ऑनलाइन, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे होंगे जीएसटी नंबर के लिए, तो एक टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और वो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, ये आपका नंबर है ऑनलाइन ही। तो इस नंबर को यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2। तो देखिए, ये फॉर्म्स हैं बेसिकली, फॉर्म 1, फॉर्म 2, जो रजिस्ट्रेशन 1 और रजिस्ट्रेशन 2 है। तो ये नंबर आपको एज इट इज़ पॉइंट्स के अंदर देखने पड़ेंगे कि किस फॉर्म के अंडर हमें क्या अप्लाई करना है। तो देखिए, जो रजिस्ट्रेशन हम करा रहे हैं उसको कब कराना है? देखिए, जब जिस दिन से हम लायबल हो गए हैं, सपोज़ आज मेरी जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, वो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर रही है, अब मैं लायबल हूँ जीएसटी के अंडर रजिस्टर करवाने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे अप्लाई करना है, वो विदिन 30 डेज़ के अंदर अंदर मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आज मेरी लाइबिलिटी बनती है रजिस्टर करवाने की, तो आज से लेके 30 डेज़ के अंदर अंदर ही मुझे जो है एप्लीकेशन देनी ही पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, जो कि था एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। देखो, पहले तो हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब क्या होगा? जो एप्लीकेशन हमने दी है उसका वेरिफिकेशन होगा और अप्रूवल होगा। तो क्या होगा? जो एक प्रॉपर ऑफिसर है वो एप्लीकेशन आपकी एग्जामिन करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, और अगर उसको लगेगा कि ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, तो वो जो अब जिस पर्सन ने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन उस पर्सन ने एप्लीकेशन सबमिट करवाई, उस दिन से लेके 3 डेज़ के अंदर अंदर ही उससे रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दी जाएगी, इन केस अगर उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, वेरीफाई हो चुके हैं। तो इन केस ऑफ एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई कमी आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स अच्छे उसने वेरीफाई किए, उसमें कोई कमी है, तो अ नोटिस इन्फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 विल बी इशूड विद इन 3 वर्किंग डेज। ठीक है, जिस दिन उसने एप्लीकेशन सबमिट कराई उसके 3 दिन के अंदर अंदर ही, मतलब जो भी है, चाहे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है चाहे नहीं हुई है, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको 3 डेज़ के अंदर अंदर मिल जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या नहीं। एंड एप्लीकेंट शैल फर्निश सच क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, जो भी डेफिशिएंसी आई है, जो भी उसे डिमांड की जाएगी डॉक्यूमेंट्स देने की, तो जो एप्लीकेंट है उसे इलेक्ट्रॉनिकली वो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। इन्फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 4 विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस। अगर उसको जिस दिन नोटिस मिला, ठीक है, डेफिशिएंसी आई, तो उसको 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही नोटिस दे दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर की तरफ से। तो उस दिन से लेके 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ही जो एप्लीकेंट है उसे वो डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करवाने पड़ेंगे। और इफ़ क्लैरिफिकेशन इन ऑर्डर रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड इन 7 डेज। ठीक है, तो अगर क्लैरिफिकेशन करनी है तो रजिस्ट्रेशन 7 डेज़ के अंदर अंदर ही इशू हो जानी चाहिए। अगर एसएससी से
तो देखिए जो एक्सएससी है, अगर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, उसे पता चला कि डेफिशिएंसी आई है, तो उसने उस डेफिशिएंसी के लिए कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी है, या जो क्लैरिफिकेशन दी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो उसी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 05। ओके, तो ये था वेरिफिकेशन का सारा प्रोसीजर। नेक्स्ट बढ़ते हैं इशू ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देखो अब क्या होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। देखो जो प्रॉपर ऑफिसर है जिसने सारी वेरिफिकेशन की है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए हैं एप्लीकेंट के, तो क्या करेगा, आफ्टर अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शेल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 06। ठीक है, तो जिसमें ये शो किया जाएगा, एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, उसमें क्या शो किया जाएगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्या प्रिंसिपल प्लेस है, मतलब मेन जगह है जहाँ पे बिजनेस किया जाएगा, और एडिशनल प्लेस क्या है बिजनेस की। तो जो ये सर्टिफिकेट है जो प्रॉपर ऑफिसर देगा, वो एप्लीकेंट को दिया जाएगा कॉमन पोर्टल पे, और एक GSTIN गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, एक नंबर उसको दे दिया जाता है कि ये इसका GSTIN नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब जो ये GSTIN नंबर है, ये एक 15 डिजिट नंबर होता है, जिसमें 2 करेक्टर्स स्टेट कोड के होते हैं, 10 करेक्टर्स पैन नंबर, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर, और द टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, 2 करेक्टर्स फॉर द एंटिटी कोड, ठीक है, उसकी जो एंटिटी कोड है, और एक चेक सम करेक्टर होता है। अब देखो ये तो हो गया कि उसकी क्लासिफिकेशन कर दी कि जो 15 डिजिट्स थे GSTIN नंबर, उसकी क्लासिफिकेशन किया कि 15 डिजिट्स किस किस अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, तो ये एक नंबर उसे असाइन कर दिया जाता है, राइट। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसे दिया जाता है एप्लीकेंट को, उसे डिजिटली साइन करवाया जाता है प्रॉपर ऑफिसर से, प्रॉपर ऑफिसर उसे साइन करता है, और क्योंकि वो सर्टिफिकेट हमने कॉमन पोर्टल पे अप्लाई किया, कॉमन पोर्टल पे ही वो सर्टिफिकेट हमें अवेलेबल करवाया जाएगा, और कॉमन पोर्टल पे जो प्रॉपर ऑफिसर है वो डिजिटली ही साइन करेगा। ऑफ कोर्स सारी प्रोसेस ही ऑनलाइन है। तो जो ये सर्टिफिकेट है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, ठीक है, कहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा, एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके, तो ये तो था कि इशू ऑफ GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। तो अभी तक जो हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं उसमें हम 3 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखिए, the registration shall be effective from the date on which the person becomes liable to registration, where the application for registration has been submitted within 30 days. सेम पॉइंट पिछले पॉइंट्स में भी मैंने आपको यही डिस्कस किया कि जिस दिन से जो एप्लीकेंट है, जो पर्सन है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, जिस दिन से उसकी लाइबिलिटी अराइज हो रही है GST के अंदर रजिस्टर करवाने के लिए, उस दिन से लेके 30 डेज़ के अंदर अंदर उससे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, और however, where an application for registration has been submitted by the applicant after 30 days from the date of becoming liable for registration, the effective date of registration shall be the date of grant of registration. अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है कि उसने किस डेट को GST के लिए अप्लाई किया, GSTIN के लिए। तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उस डेट से कोई फ़र्क नहीं है। हमारी इफ़ेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सी होगी, जिस डेट को हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई है। और रजिस्ट्रेशन कब ग्रांट होती है, आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विद इन 3 वर्किंग डेज, राइट। तो सेम पॉइंट्स आर रिपीटेड अगेन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रजिस्ट्रेशन फॉर पर्सन्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स TDS और टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स TCS। अब देखिए TDS TCS हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब एक पर्सन पेमेंट करता है तो उस पेमेंट में से एक इंडिविजुअल अगर एक कंपनी को पेमेंट कर रहा है या जो पेमेंट की जा रही है
उस पेमेंट में से जो अमाउंट डिडक्ट कर दी जाती है उसे कहते हैं TDS, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब जो वो अमाउंट डिडक्ट की जाती है वो अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दी जाती है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से ही समझते हैं। सपोज XYZ है, ठीक है, उसने एक पर्सन की कंपनी है ये XYZ लिमिटेड, तो उसने एक पर्सन से प्रोफेशनल सर्विसेज ली है। अब उसने उस पर्सन को 50,000 रुपीज़ पे करने हैं, तो जो 10% डिडक्शन है इसकी, ठीक है, 10% है, तो 50,000 का 10% है 5,000, तो 5,000 डिडक्ट हो जाएगा। अब XYZ ने जो पर्सन से सर्विसेज ली तो उसके सर्विसेज के बदले में अब उस पर्सन को पेमेंट करेगा XYZ लिमिटेड, तो पेमेंट करनी थी 50,000 की, जिसमें से 5,000 तो टैक्स डिडक्ट कर लिया हमने। अब ओनली 45,000 हम उसे पेमेंट करेंगे। अब जो वो 5,000 हमने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स था वो हमने 5,000 क्या करना है, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देना, सबमिट करवा देना है। अब जो पर्सन, जिस पर्सन को हमने पेमेंट करनी थी उसकी पेमेंट में से हमने थोड़े पैसे डिडक्ट कर लिए और उसे सिर्फ 45,000 पे किया, तो जो 5,000 हमने डिडक्ट किया तो वो उस पर्सन का इनकम टैक्स क्लेम होगा, ठीक है। मतलब वो पर्सन ये कह सकता है कि हाँ उसका वो इनकम टैक्स पेड है, कि उसने 5,000 रुपीज़ इनकम टैक्स पे किया है। जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो वो ये शो करेगा कि उसने 5,000 इनकम टैक्स पे किया है। तो ये तो होता है TDS। और TCS ऑन द अदर हैंड ये डिडक्ट किया जाता है सप्लायर से, ठीक है, सप्लायर के द्वारा। जो पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स, तो अब गुड्स सप्लाई कर रहा है तो जिस पर्सन से वो मनी रिसीव करेगा, सपोज सप्लायर मुझे गुड्स दे रहा है, मैं परचेज़ कर रही हूँ, तो जितने पैसे मैं उसे पे करूँगी सप्लायर मुझसे थोड़े पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा एज टैक्स, ठीक है, और वो पैसे जो एक्स्ट्रा वो चार्ज करेगा वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। तो ये डिफरेंस होता है TDS और TCS में। अब मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर पर्सन्स रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS और TCS। तो उन पर्सन के लिए क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सच पर्सन हैज़ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 07, ठीक है। फिर एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा GST रजिस्ट्रेशन 06 फॉर्म के अकॉर्डिंग। फिर सच पर्सन नो लॉन्गर रिमेन्स लाइबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, कि जब वो पर्सन जो TDS TCS काट रहा है, ठीक है, वो पर्सन अब उसके लायबल नहीं रहा। किस चीज़ के लायबल नहीं रहा, TDS डिडक्ट करने के लिए या TCS डिडक्ट करने के लायबल नहीं रहा, तो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा और जो रजिस्ट्रेशन उसकी कैंसिल की है उसको भी कम्युनिकेट करेगा, है ना, कम्युनिकेट करेगा कि हाँ इसकी रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दी है इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 08। तो ये था उसका अलग केस। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रजिस्ट्रेशन टू नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये सारी टर्म्स मैंने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रखी हैं अच्छे से, आप उधर से देख के अच्छे से समझ सकते हैं। तो बेसिकली इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे है, देखिए एप्लीकेशन इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 09 हैज़ टू बी सबमिटेड एट कॉमन पोर्टल, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वैलिड कॉपी होनी चाहिए किसकी, पासपोर्ट एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस कमेंस होने के 5 डेज़ के अंदर का पहले का हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। और क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो इसके लिए इससे पासपोर्ट की वो डिमांड कर रहे हैं। तो इन द केस ऑफ बिजनेस एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड और इस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया, अगर तो बिजनेस एंटिटी इंडिया के बाहर ही इस्टेब्लिश कर दी गई है या इनकॉर्पोरेट की गई है, तो जो द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी सबमिट अलॉन्ग विद द टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और यूनिक नंबर, ठीक है। तो UIN जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, उसको भी सबमिटेड करवाना पड़ेगा साथ ही साथ। और उसके बेसिस पे ही
जो पर्सन है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो एंटिटी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती है गवर्नमेंट, और उस कंट्री का पैन भी दे सकता है अगर उसके पास अवेलेबल है, जिस कंट्री का वो अभी रेजिडेंट है। तो इस केस में उससे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं नॉर्मल पर्सन, जो नॉर्मल एप्लीकेंट है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग। तो जो एप्लीकेशन है वो ऑथोराइज सिग्नेटरी के द्वारा साइन की जानी चाहिए, एंड जो पर्सन इसे साइन करेगा ही शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया हैविंग अ वैलिड पैन, ठीक है। अब देखिए, पहले हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन उन पर्सन के लिए जो डिडक्ट करते हैं टैक्स, TDS TCS, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन के रूल्स बताए गए हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा उसको एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पे नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए एक्सप्लेन किया गया था। आगे है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। तो सुओ मोटो का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर कैंसिलेशन कर दी गई है खुद जो प्रॉपर ऑफिसर है, ठीक है, तो GST लॉज के अंडर जो पर्सन रजिस्टर है एक प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा अगर उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाता है तो उसे सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कहते हैं। द ऑफिसर्स आर एम्पावर्ड टू सुओ मोटो ग्रांट टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन टू अ पर्सन इफ द पर्सुएंट टू एनी सर्वे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सर्च और एनी अदर प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट। देखिए, अगर तो जो सुओ मोटो ग्रांट है, ठीक है, जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर ऑफिसर्स होते हैं वो उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर सकते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल तो था, बट वो रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने के लिए, उसके लिए अप्लाई करने के लिए फेल हो गया, ठीक है। तो जो प्रॉपर ऑफिसर्स है, अगर ये उनको पता चलता है इंक्वायरी करने के बाद, सर्वे करने के बाद कि एक पर्सन था जो लायबल था रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, बट उस लायबल मतलब वो फेल हो गया है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो उसको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं, एक देखिए, पहले तो उसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी, फिर एक फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 12 इशू कर दिया जाएगा इस रिगार्डिंग, ठीक है। और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन, जब उसे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दे दी जाएगी उसके 30 डेज के अंदर अंदर जो वो पर्सन है जिसे टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दी गई थी उससे अब टाइम मिला है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अब वो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। पहले तो वो फेल हो चुका था इसलिए उसे चांस दिया गया, एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दी गई है, अब वो अपनी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, उसे 30 डेज़ का टाइम दे दिया गया है। हाउएवर, इफ़ an appeal to be has been filed against temporary registration, this period of 30 days beginning from the date of order in appeal। तो इस केस में अगर अपील फाइल की गई है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये जो 30 डेज़ का उसको पीरियड दिया गया है वो अब 30 डेज़ की जगह कब स्टार्ट होगा, उस मतलब जो 30 डेज़ का पीरियड है वो कब से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन अपील, ठीक है। अपील के अंदर जो डेट ऑफ ऑर्डर है उस डेट से 30 डेज़ का पीरियड काउंट किया जाएगा। फिर आता है यूनिक आइडेंटिटी नंबर फॉर सर्टेन स्पेशल एंटिटीज़। तो देखिए, जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है वो स्पेशल एंटिटीज़, कौन स्पेशल एंटिटीज़ हैं, देखिए, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर जो कंसल्टेटर एम्बेसी है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, या फिर अदर पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है, जो भी कमिश्नर के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, इन एंटिटीज़ को यूनिक आइडेंटिटी नंबर लेना पड़ेगा। किस पर्पज़ के लिए, ताकि वो टैक्सेस का रिफंड ले सकें, और किस चीज़ पे ले सकें, जो नोटिफाइड सप्लाई हैं, किन चीज़ों की, गुड्स और सर्विसेज, कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की गई हैं जो कि नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है कि इन चीज़ों पे जो टैक्स पे करेंगे उस टैक्स का वो रिफंड ले सकते हैं। तो एन एप्लीकेशन इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 13 हैज़ टू बी फाइल फॉर दिस पर्पज़, ठीक है, इसके लिए उन्हें ये वाला फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन 13 वाला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कि अगर कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स हैं जो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त
दिए गए थे तो उसमें कोई चेंज करवाना है तो जो रजिस्ट्रेशन पर्सन है उसे विद 30 days ऑफ सच चेंज सबमिट एन एप्लीकेशन, ठीक है। 15 days के अंदर अंदर उस चेंज के उसे एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 14 अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू सच चेंज, कि उसे क्या चेंज करवाना है उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने पड़ेंगे। फिर आता है कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि एप्लीकेशन फॉर दिस पर्पस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 16, ठीक है, जिसमें उसे सारी डिटेल देनी पड़ेगी कि कितने इनपुट्स उसके स्टॉक में पड़े हैं, ठीक है, कितने इनपुट जो हैं वो सेमी फिनिश्ड हैं, फिनिश गुड्स हैं, उसके पास कितना स्टॉक पड़ा है, ठीक है, कैपिटल गुड्स कितना है स्टॉक के अंदर ऑन द डेट फ्रॉम विच कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सॉट, जिस दिन से वो चाहता है कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाए। अब सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो ये जो रूल है ये CGST के द्वारा इंसर्ट किया गया था, जहाँ पे जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के लिए, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो उस डेट से सस्पेंडेड मानी जाती है जिस डेट को एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। एक तो डेट होगी कि जिस डेट को एप्लीकेशन सबमिट की है उसने कि उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवानी है, या फिर एक वो डेट जिस डेट को उसने ये चाहा कि उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाए, मतलब उसके लिए उसने आगे अप्लाई किया है, तो उस दोनों डेट्स के अंदर जो भी लेटर होगी मतलब बाद की उस डेट को माना जाएगा, तो उस डेट से सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। अब है कैंसलेशन बाय अथॉरिटीज़। पहले तो था कि वो खुद ही चाहता है कि उसकी जो अब रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाए, तो शायद उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो अब ठीक है कि एक्सीड नहीं कर रही है, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता है, या एनी फॉर अदर रीज़न। तो अब है कैंसलेशन बाय अथॉरिटीज़। अब जो देखो, अगर जो उसको जो पर्सन को हमने रजिस्ट्रेशन दी है, मतलब गवर्नमेंट उसको GSTIN नंबर देती है, एक पर्सन की जब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो वो कब कैंसिल कर दी जाती है अथॉरिटीज़ के द्वारा, जब डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। मैंने आपको जब पहले एक्सप्लेन किया था कि जब सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें प्लेस ऑफ बिजनेस भी मेंशन की जाती है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस जो डिक्लेयर की गई थी, तो अगर उस प्लेस ऑफ बिजनेस पे काम नहीं किया जा रहा, बिजनेस कंडक्ट नहीं किया जा रहा, तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इश्यूज इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर सब गुड्स सप्लाई नहीं कर रहा, सर्विसेज सप्लाई नहीं कर रहा, बट उसने बिना ही गुड्स सर्विसेज सप्लाई किए इनवॉइस इशू कर रहा है, बिल इशू कर रहा है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जो भी प्रोविजंस दी गई हैं लॉज के अंदर, GST के अंडर प्रोविजंस दी गई हैं, अगर ऑफ कोर्स की बात है, अगर उन रूल्स को कोई भी पर्सन वायलेट करेगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो जाएगी। अथॉरिटीज़ खुद ही उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे, रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये लास्ट 2 पॉइंट्स हमारे पास रह गए हैं। देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, खुद ही प्रॉपर ऑफिसर ने उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया है, वो अब एक एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता है ताकि वो जो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है इन फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 21 के अंदर, उसे रिवोक करवा सके दोबारा से, ठीक है। कि वो चाहता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो, पर अथॉरिटीज़ ने उसकी कर दी थी, तो उसकी रेवोकेशन के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जिस दिन से रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन की जो ऑर्डर दिया गया था उस डेट से। लास्ट इज माइग्रेशन ऑफ पर्सनस रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है। जो पर्सन पहले किसी लॉ के अंडर रजिस्टर थे, टैक्स पे कर रहे थे, and having a PAN issued under the Income Tax Act 1961 will have to enroll on the common portal by validating his email
मोबाइल नंबर एंड विल बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन प्रोविजनल बेसिस। ठीक है, अब एक पहले से एग्जिस्टिंग लॉ है, ठीक है, सपोज एक पहले से एग्जिस्टिंग लॉ है, अब दूसरा लॉ बन चुका है, अमेंड हो चुका है, तो जो पहले रजिस्ट्रेशन उसकी थी अब उससे माइग्रेट होके वो दूसरे लॉ पे आएगा, तो उसके लिए उसको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और उसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 25, जिसमें कि उसको GSTIN भी दे दिया जाएगा, नंबर भी। तो ये था टोटली प्रोसीजर, अलग अलग केसेस के अकॉर्डिंग ही दे दिया कि अलग अलग पर्सन के लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आए होंगे कंसेप्ट्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।